हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ लॉकडाउन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, टॉपिक का नाम है हमारे ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर एग्जाम में इस थ्योरी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे हम लोग ओपेरिन हाल्डेन की थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो देखो कई बार क्या है कि बच्चों की इसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो कहते बहुत लेंदी है, समझ में नहीं आती। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एकदम बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से, एक बार में आपको आ जाएगी। बस आप लास्ट एक वीडियो को देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और इसके बाद कभी भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओपेरिन हाल्डेन की थ्योरी में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस थ्योरी को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो हमारी बॉडी किसकी बनी है? हमारी बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की। ये एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हाइपोथेटिकल है, कोई रियल नहीं है। ये ह्यूमन बीइंग्स है। जो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो है हमारी सेल। क्या है? सेल। अच्छा, ये जो सेल है ये किसकी बनी है? ये बनी है डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, इन और इसी तरीके के डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स और सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, ये किससे बने होंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होंगे। और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये बने होंगे तुम्हारे, इसको इधर कर देते हैं, वो गड़बड़ हो रहा है। ये बने होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने होंगे? एलिमेंट से। ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं ये किससे बने होंगे? एटम से। किससे? एटम से बने होंगे। ठीक, तो जो पूरी की पूरा हम लोगों ने देखा, ये जो पूरा पाथवे है, ओपेरिन की पूरी थ्योरी बस इसी को बताती है कि किस तरीके से एटम एटम एग्रीगेट होकर के एलिमेंट या मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, और किस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे इंडिविजुअलिटी आई, और वो कैसे सेल बने, और फिर सेल से कैसे सिंपलर सेल बनी, फिर सिंपलर सेल से कैसे कॉम्प्लेक्स सेल बनी, और कॉम्प्लेक्स सेल फिर जब सेल बन गए तो सेल कैसे एग्रीगेट हुई, कैसे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, मतलब लाइफ तो आ गई ना, सेल आ गई। तो बस ओपनिंग थ्योरी बस यही बताती है कि एट किस तरीके से एटम से पूरे का पूरा एक सेल बना है। ये बताती है हमारी ओपेरिन की थ्योरी। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास सेल आना चाहिए, क्योंकि सेल हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, तो अगर मान लो ये एक हम सबसे सिंपल से सेल हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल से सेल। देखो, जैसे मान लो सबसे सिंपलेस्ट सेल है, ये एक सेल है। एक मिनट, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, इसमें सही नहीं आएगा। देखो, ये एक से सिंपल से सेल है, लेकिन अगर ये सेल है, ये मान लो क्या है, इसकी आउटर कवरिंग है ना, लिपिड लेयर, लिपिड बाई लेयर जो भी है, ठीक, आउटर कवरिंग है। इसके पास एटलीस्ट जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, वो डीएनए हो या आरएनए कुछ भी हो। ये एक जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, क्योंकि जो प्रिमिटिव सेल थी उसमें बोला था आरएनए था, तो यहाँ पर हम चलो मान के चले आरएनए है। और इसका इसको खाने पीने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए प्रोटीन भी तो होना चाहिए, और ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया। और ये आरएनए हो गया। ठीक है, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये इसकी आउटर कवर, इतनी तीन चीज़ें तो इसमें होनी ही चाहिए। तो अब ये जो तीन चीज़ें हैं, ये किसकी बनी है? ये किसकी बनी होंगी? हमने बोला ना कि जो ये मान लो क्या है, हमारी आउटर कवरिंग हो गई। ठीक है, ये प्रोटीन हो गई, और ये तुम्हारा हो गया आरएनए हो गया। तो जो ये बनी है, ये लिपिड्स की बनी होंगी, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होंगे, और ये भी अमाइनो एसिड और प्यूरिन पिरिमिडीन्स इन सबसे मिलकर के बना होगा। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर सिंपलर में ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, सिंपलर ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में, सारा ऐसा चलेगा, और इस तरीके से फिर से हम एटम वाली स्टेज पर पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई ना? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं ओपेरिन की थ्योरी।
अब हम देखेंगे ओपेरिन की थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो हमने बताया कि ओपेरिन थे वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, रसिया के। ये रसिया के साइंटिस्ट थे, इनका पूरा जो नाम था वो था अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन, इनका पूरा नाम था। ठीक है, और जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वो दी थी 1924 में। 1924 में इन्होंने जर्नल में पब्लिश की थी पहले अपनी थ्योरी। ठीक है, और सेम थ्योरी जेबीएस हेल्डन थे, एक बायोकेमिस्ट थे इंग्लैंड के, उन्होंने सेम बिल्कुल इस उन्हीं के तरीके थॉट अपने एक पेपर में उन्होंने भी पब्लिश किए। ठीक है, फिर 1936 में ये दोनों लोग साथ में आए और बुक लिखी ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो लिखी ओपेरिन थी लेकिन इसमें इनके जेबीएस हेल्डन के भी थॉट इंक्लूड थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ में फिर इन्होंने पूरी तरीके से अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, और जो इनकी थ्योरी थी, इनकी थ्योरी को जो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट था वो दिया था किसने, स्टैनले मिलर ने दिया था। अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी में थे, इनके जो टीचर थे उनका नाम था हैरोल्ड यूरे। ठीक है, इन्होंने 1953 में इनकी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट दिया। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि जो साइंस है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट या प्रूफ मांगती है। ठीक है, तो इनके पास थ्योरी तो थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी, बहुत अच्छी कहानी थी सुनने में एकदम। ठीक है, लेकिन इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, तो बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रूफ के इनकी थ्योरी को उतना वो नहीं मिल पा रहा था। तो लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया, इनकी थ्योरी को सपोर्ट मिल गया, तो इनकी थ्योरी फिर 100% कंप्लीटली एकदम सही हो गए बिना किसी ड्रॉबैक के। लेकिन इनकी थ्योरी में भी कंट्रोवर्सी आई, बात करेंगे आएंगे हम लोग क्या कंट्रोवर्सी आई थी। ठीक है, अच्छा, जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी सपोर्ट करती है ए बायोजेनेसिस को। ये थ्योरी कहती है कि जो अर्थ पर जो लाइफ है वो ए बायोजेनेटिकली, मतलब नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स बनी है। इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स बन सकती है। ये थ्योरी कहती है लाइफ ओरिजिनेटेड ए बायोजेनेटिकली फर्स्ट बट बायोजेनेटिकली एवर सिंस। इन्होंने कहा कि जो पहली बार प्रिमिटिव अर्थ पर जो लाइफ बनी थी वो तो नॉन लिविंग थिंग से ही बनी थी, लेकिन जब एक बार नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स बन गई, ठीक है, तो उसके बाद तब से लेकर के आज तक जो लाइफ है वो हमेशा लिविंग टू लिविंग ही ट्रांसफर हो रही है, नॉन लिविंग टू लिविंग ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है, ये बोला ओपेरिन ने। इन्होंने, ये देखिए ओपेरिन है और ये है जेबीएस हेल्डन है। ये इनके बारे में बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये क्या थे, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो इंडिया में रहते हुए दी थी। ठीक है, कहाँ रहते हुए दी थी, इंडिया में रहते हुए। और इन्होंने 1964 में क्या किया था, इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी। ठीक है, तो ये एक ब्रिटेन या एंग्लो इंडियन साइंटिस्ट थे। एआई ओपेरिन थे आपके रसिया के। और एक आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग बात, शायद आपको पता हो, तो जो एआई ओपेरिन थे, इन्होंने उस समय अपनी थ्योरी दी थी जिस समय लाइसेंकोजिम शायद आपको पता हो। लाइसेंकोजिम साइंस के लिए, खास करके बायोलॉजी के लिए एक इतना बड़ा टाइम पीरियड था, लगभग 1920 से लेकर के 1964 का टाइम था, इतने बीच की ड्यूरेशन थी। एक काला टाइम था, इनके ब्लैक पीरियड ऑफ बायोलॉजी था। इस पीरियड में क्या था, रसिया में स्टालिन था और लाइसेंको नाम के दो, स्टालिन वहाँ का डिटेक्टर था एक तरीके का, ऐसा समझिए, हम तो ये कहेंगे। और जो जो लाइसेंको था वो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, अपनी बायोलॉजी अप्लाई करी थी। और वहाँ पर जो भी उसने मेंडल को गलत बताया था, उसने डार्विन को गलत बताया था, कहा था इनकी थ्योरी बिल्कुल गलत है, ये कभी भी अप्लाई नहीं होती हैं। और वहाँ पर जितनी भी बायोलॉजिकल जितनी रिसर्च चल रही थी सबको रोक दिया गया था। आपने ओरिजिन ऑफ सेंटर पढ़े होंगे, प्लांट ओरिजिन ऑफ सेंटर, तो उसको जो दिया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोलोई वेविलो। ठीक है, वेविलो, वो वहाँ की जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था, जो मेन पूरे सेंट्रल था, उसके प्रेसिडेंट थे। और जो ये लाइसेंको था उनका स्टूडेंट था। और इसने जब वहाँ पर लाइसेंको जिम चलाया था तो उसने इनको जेल में डलवा दिया था और उसके बाद में इनको मरवा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे और
खेती को करने की बात कर रहे थे, जबकि ये कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता ही नहीं है। जर्म प्लाज्म के जो उन्होंने जर्म प्लाज्म की थ्योरी थी कि जो जर्म सेल्स में जो वेरिएशन होंगे वही उनके उसमें जाएंगी ऑफ स्प्रिंग्स में। तो ये ऐसा कुछ नहीं मानता था, ये जबरदस्ती अपनी वो भी गलत चीजें थोप रहा था। ठीक है, वहां पर पूरी तरीके से बायोलॉजिकल रिसर्च रोकी जा चुकी थी। ठीक है, ये सारा था लाइसोंकिज्म। आप गूगल कर लीजिए, बहुत अच्छा मिल जाएगा, या आप बताएं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी अपने जो केमिकल इवोल्यूशन, जो ओपेरिन की थ्योरी है, इसको किन किन नाम से बुलाया जाता है और क्या इसके फीचर्स सब हम एक करके देखेंगे। जो केमिकल इवोल्यूशन थ्रू फिजियो केमिकल प्रोसेस वाज द मेन थीम। इसका जो मेन थीम था कि जो केमिकल इवोल्यूशन है, कि जो वहां पर एटम्स थे वो उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो सेल है वो किसके बने, केमिकल से, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कंपाउंड्स क्या है, केमिकल्स ही तो हैं। तो ये जो है ये केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, इस थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ठीक है, इसको प्रोटोबायोजेनेसिस भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोटोबायोजेनेसिस इसलिए क्योंकि जो बायोजेनेसिस टर्म है, बायोजेनेसिस टर्म का मतलब होता है प्रिमिटिव या पहला, और बायोजेनेसिस का मतलब होता है लिविंग टू लिविंग का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग बींग्स फ्रॉम लिविंग बींग, और प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, तो जो या पहले, जो बायोजेनेसिस जो पहली के प्रोसेस है उसको क्या बोला, प्रोटोबायोजेनेसिस या पहली बायोजेनेसिस। ठीक है, फिर इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन भी बोलते हैं। फिर इस थ्योरी को नेचुरलिस्टिक या मटेरियलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस से बना है सब कुछ। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस, इसके जैसे हमने इसकी थीम पे पहले बात करी थी, ये ए बायोजेनेटिकली लाइफ को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। ठीक है, अब इसको कीमोसिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, एक और चीज इनकी थ्योरी से भी हम लोग ये चीज समझ में आएगी कि जो फर्स्ट लाइफ है वो प्रोबेबली कहाँ पर फॉर्म हुई होगी, वो ओशियन में। अभी हम प्रूव कर देंगे कि हाँ, जो पहली लाइफ थी वो ओशियन में ही बनी थी। ठीक है, अब हम लोग स्टेप वाइज बढ़ते हैं, एक एक स्टेप करके पढ़ते हैं, अपना आगे देखते हैं क्या था ओपेरिन की थ्योरी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपेरिन की थ्योरी को। ठीक है, तो ओपेरिन ने और जो हेल्डन थे, दोनों लोगों ने जो अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ पर से ले करके आज तक या जो लाइफ बनी है उसको 8 स्टेप में डिवाइड करा है। डिफरेंट टाइप की स्टेप्स हैं, जिसमें पहली थी एटॉमिक स्टेज। ठीक है, दूसरी थी मॉलिकुलर स्टेज, तीसरी थी सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चौथी थी सिंपल ऑर्गेनिक, पांचवी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, छठी प्रोटोसेल्स का, ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स का, फिर ईओबायोन्ट्स का, फिर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सब का फॉर्मेशन। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सभी स्टेप्स को देखेंगे। तो जो पहली स्टेज है वो हमारी है एटॉमिक स्टेज। ठीक है, एटॉमिक स्टेज ये बताती है कि जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, जो अर्थ थी, उस पर जो सभी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे अपने एटॉमिक स्टेज में प्रेजेंट थे। जैसे हमारा, अगर ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये अगर हम इसको एटॉमिक फेज में लिखें तो कैसा लिखा जाएगा, एच, एटम। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो सभी के सभी एलिमेंट्स अपनी एटॉमिक फेज में प्रेजेंट थे। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी कि जो अर्थ थी वो 3 सरफेस में बटी हुई थी। अंदर वाला जो था इसको बोला था कोर, इसको बोला था मेंटल, और जो ये बीच का था ऊपर वाला था इसको बोला था क्रस्ट। तो कोर में हैवी मेटल्स मोल्टेन स्टेज में प्रेजेंट थे, जिसमें आयरन और निकल मेन थे। ठीक है, मेंटल में आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रेजेंट था। ठीक है, बाकी सारे मैटर से वो सारे के सारे प्रेजेंट कहाँ थे, वो सारे के सारे प्रेजेंट थे क्रस्ट में, जिसमें से एल्युमिनियम था वो सबसे एबंडेंट था। और इसके अलावा जो गैसेस थी वो सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट थी, एटमॉस्फेयर में। जहाँ पर प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा एबंडेंट थी हाइड्रोजन, लेकिन प्रेजेंट एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। ठीक है, अंतर है दोनों में। और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में, मॉलिकुलर ऑक्सीजन के फॉर्म में फ्री नहीं थी, वो वाटर वेपर के फॉर्म में थी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एटॉमिक स्टेज है तो यहाँ पर भी वाटर वेपर का फॉर्मेशन
नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते, एटम एटम मिल करके बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर स्टेज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सिंपल सी केमिस्ट्री चल रही है बस, और कुछ नहीं है। एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो बनेंगे सिंपल वाले, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे चल रहा है, हम लोग को कोई कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेज में पहुंचे, जब मॉलिक्यूलर स्टेज में देखेंगे तो सबसे पहले क्या थे, ये जो एटम थे, जैसे हाइड्रोजन एटम थे, तो 2 हाइड्रोजन एटम पास आए। और एक बात और याद रखना कि जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग, और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रमोट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और ये क्या कहलाए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 बन गया। तो इसमें क्या था, फ्री एटम थे वो पास पास आए और मॉलिक्यूल बनाए, और आपस में जब मॉलिक्यूल बन गए तो मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्शन करा और क्या बनाए, कंपाउंड्स बनाए। जैसे ये हाइड्रोजन बना था, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा होगा, और रिएक्शन करने के बाद में क्या, वाटर वेपर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, जिस तरीके से एटम से मॉलिक्यूल बने वैसे मॉलिक्यूल से तुम्हारे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ठीक, अब एक ये जो रिएक्शन हो रही थी, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये कैसे हो रहा था, अपने आप तो कैटालाइज हो नहीं रही थी, तो इन रिएक्शन को कराने के लिए कुछ एनर्जी मिल रही थी। और वो एनर्जी इनको कहाँ से मिल रही थी, अर्थ की हाई टेम्परेचर से मिल रही थी, वोल्केनो इरेप्शन से मिल रही थी, यूवी रेडिएशन से मिल रही थी, कॉस्मिक रेज से मिल रही थी। वो सारी एनर्जी इनको प्रोवाइड करा रहे थे कि ताकि आप रिएक्शन करो और आगे अपने कंपाउंड्स बनाओ, अपनी लाइफ बनाओ। ठीक है, क्यों कब तक खाली रहोगे, कुछ तो बनाओ। ठीक है, देखो फिर क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड विद ऑल ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म वाटर एंड लीविंग नो फ्री ऑक्सीजन। क्योंकि जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग था, मतलब हाइड्रोजन एबंडेंट थी। हमने अभी बात करी कि सबसे ज़्यादा जो गैस थी वो हाइड्रोजन ही थी। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम थे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, और उन्होंने सारे के सारे ऑक्सीजन को कहा कि आओ मेरे पास आओ, सबको ले लिया और सबके साथ मिल करके क्या, पानी बना लिया। और इस तरीके से फ्री ऑक्सीजन 0.00% भी नहीं छोड़ी, सारी ऑक्सीजन के साथ में अपने जुड़ गए। अपने ये हाइड्रोजन एटम इतने एक्टिव थे उस समय कि मतलब जो भी मिल रहा था, आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ। इन्होंने, इन हाइड्रोजन एटम ने नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करी, अमोनिया बनाई, कार्बन के साथ रिएक्शन करी, मीथेन बनाया। ठीक है, फिलहाल उसको हम ऑर्गेनिक वाले में पढ़ेंगे, मीथेन को फिलहाल हम बता रहे हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन कार्बन के साथ में रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन साइनाइड HCN बनाया। ऑक्सीजन के साथ में करी तो आपका क्या बनाया, वाटर बनाया, ऑक्सीजन के साथ करी। तो मतलब कि हर सबके साथ में ये जुड़ गए थे। ठीक है, और इस तरीके से जैसे कि हमने बताया कि रिड्यूसिंग था एटमॉस्फियर, तो वही पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करा गया है कि जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था वो कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। क्योंकि फ्री ऑक्सीजन रही नहीं, ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता था, तो और हाइड्रोजन अबेंडेंट थी, तो मतलब हाइड्रोजन ही सबसे जुड़ रही थी। और रिडक्शन की परिभाषा भी, एक जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो हम यही पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ठीक है, हाइड्रोजन हर जगह ऐड हो रही थी, ऑक्सीजन तो रिलीज ही नहीं हो रही थी फिलहाल, लेकिन वो ऐड हो रही थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग था। समझ में आई बात, यहाँ तक आ गई होगी मेरे ख्याल से बिल्कुल। ठीक है, अगर नहीं आई हो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालो, रिप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन एटम आल्सो कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स ने रिएक्शन कर ली नाइट्रोजन के साथ में, अभी जैसा मैंने बताया कि हाइड्रोजन प्लस N2, और इन्होंने क्या बना लिया अपना अमोनिया। मतलब इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं, बता तो रहे हैं आपको कि हाइड्रोजन ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ में जुड़ गया। दीज लाइटर एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये तो वो चीज़ है जो मॉलिक्यूलर स्टेज में थी। ठीक है, तो इतना हुआ। और अच्छा, एक और चीज़, अभी भी जो अर्थ का टेम्परेचर था वो इतना कूल डाउन नहीं हुआ था कि ये अर्थ पर नीचे आ सके। ये सभी अभी गैसियस स्टेज में कहाँ रहे, एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रही ना बात, बिल्कुल। ठीक है, तो अर्थ क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, अभी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए टेम्परेचर सही नहीं था। लाइफ कहाँ से, जब कंपाउंड्स नहीं नीचे आ पा रहे हैं तो लाइफ कहाँ से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
आगे जो हमारा है वो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके थे तो इनऑर्गेनिक के बाद अब बारी आई ऑर्गेनिक की। ठीक है, ऑर्गेनिक का बहुत रह लिए तुम, अब हमें भी जगह दो थोड़ी सी, हमें भी रहना है। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक आए, तो ऑर्गेनिक ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने कैसे, बने तो भाई इनऑर्गेनिक वाले से ही बने होंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ हाईलाइट जो इसमें दिख रही है, जो फर्स्ट था वो कौन था, मीथेन। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन था। याद रखो, क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कौन था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो था मीथेन था। देखो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, द नाइट्रोजन एंड कार्बन और द एटमॉस्फेयर कंबाइंड विद मेटालिक एटम्स फॉर्म नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स। नाइट्राइड्स सब जानते हैं, कार्बाइड सब जानते होंगे। ठीक है, 12th तक तो केमिस्ट्री सभी ने ही पढ़ी होगी। ठीक है, 12th तक तो मिनिमम सभी ने पढ़ी होगी, चाहे किसी ने ऑनर्स किया हो किसी में, चाहे कुछ किया हो बीएससी या कुछ भी, लेकिन 12th तक तो केमिस्ट्री सबकी ही रही है। तो कार्बाइड्स पता है आपको, जब कार्बन के पास निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ऐसा ही नाइट्राइड्स में। ठीक है, N3 जो, तो इन्होंने नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स बनाए। ठीक है, और ये नाइट्राइड्स कार्बाइड्स बनाए, और जो वाटर वेपर थी उसने कार्बाइड के साथ में रिएक्शन करी, और रिएक्शन करने के बाद में अपना मीथेन बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद में जब इसने हाइड्रोजन ने कार्बन और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करी, तो जो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसको बोलते हैं हम लोग, HCN हाइड्रोजन साइनाइड को बोलते हैं। ठीक है, वाटर विच फॉर्म्ड ऑन अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर इवेपोरेटेड सो क्लाउड्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आ रही। देखो कि जो पानी बना था और इनऑर्गेनिक वाली मॉलिक्यूलर स्टेज में पीछे, क्योंकि टेम्परेचर हमने बताया तुम्हें इतना नहीं था कि ये सब नीचे जा सके, तो सारे क्या गैसेस स्टेज में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे। और जो बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो होता तो वाटर वेपर का ही है। तो वहाँ पर भी क्या वाटर वेपर बन गए। और सुनो फिर क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने वहीं पर वाटर वेपर के साथ में रिएक्शन कर ली और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाए। तो इस तरीके से जब उनका कंडेंसेशन हुआ, कंडेंस्ड हो गया जब वाटर वेपर, तो रेन ड्रॉप के फॉर्म में, रेनफॉल के रूप में क्या नीचे बरसने लगे। और जब प्रिमिटिव अर्थ पे बरसे तो जो मेटियोराइट से जो गड्ढे हुए थे, वेंट बने थे, वो बाद में जब पानी से भरने की वजह से क्या बन गए, प्रिमिटिव ओशियन बन गए। और वहीं पर पहली लाइफ या पहली सेल का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक ये था। जो अब देखो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, तो सिंपल के बाद क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम लोग। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो देखो क्या, दीज अर्ली कंपाउंड्स इंटरेक्टेड एंड फॉर्म्ड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड्स पहले बने थे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सिंपल वाले, उन्होंने आपसी में घर में खेल लिया। ठीक है, आपसे में खेल लिया, और इसके बाद में क्या, नए कंपाउंड्स बनाए। क्या कंपाउंड्स बनाए, एक तो एल्डिहाइड बनाया, कीटोन बनाए, एल्कोहल्स बनाए, पेंटोज बनाए, हेक्सोज बनाए, अमाइनो एसिड्स बनाए, ग्लिसरॉल बनाए, फैटी एसिड, लिपिड्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, ये सब बनाए। एक और चीज़ याद रखना, ये नहीं कि सीधे पहली बार में पिरिमिडिन्स ही बन गया एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नहीं, धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़े हम लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे। अच्छा, और ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, अब तो आपको डट भी गया होगा कि जो रिएक्शन थी, रिएक्शन के लिए जो एनर्जी मिल रही थी वो कौन दे रहा था, यूवी रेडिएशन से मिल रहा था। ओजोन के लेयर का फॉर्मेशन हुआ नहीं था पूरी तरीके से, सनलाइट, ठीक है, कॉस्मिक रेज, इन सबसे क्या है, और जो ज्वालामुखी फटते थे तो उनसे जो हीट निकलती थी उनसे एनर्जी मिल रही थी, और रिएक्शन लगातार हो रही थी, और लगातार रिएक्शन होने की वजह से लगातार कंपाउंड्स बन रहे थे। एक और चीज़, नोटेबल चीज़, कि ये जो रिएक्शंस हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, अब नीचे आ चुके थे। ठीक है, अब टेम्परेचर कूल डाउन हो गया था, तो क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि प्रिमिटिव ओशन में हो गए, रेनफॉल हुई, प्रिमिटिव ओशन का फॉर्मेशन हुआ। तो जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कहाँ बने होंगे, वो तो आपके यहीं बने होंगे। ठीक है, कहाँ बने होंगे, ओशियन में, क्योंकि ओशियन में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था जो इनको खाए पिए, तो ये वहाँ पर जमा होते रहे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो इसको हमने बात की थी, इसको जो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किया तो किसने किया था, स्टैनले मिलर ने किया था। तो उन्होंने बताया, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो यही थी कि ये तो साइंटिस्ट सब
सहमत थे, इनसे एग्री थे कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है, बिल्कुल सही बात है। मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल ने सिंपल कंपाउंड बनाए और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। तो भैया ये तो बताओ कि आखिरकार ये रिएक्शन हो रही हैं। तुमने कह दिया कि यूवी रेडिएशन से हो रहा है, वोल्केनो इरप्शंस की वजह से हो रहा है, और कॉस्मिक रे की वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है। चलो अच्छी बात है, हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है भाई? सिर्फ एनर्जी से ऐसे आजकल भी तो एनर्जी नीचे आ रही है सनलाइट की, क्या ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है? नहीं हो रही है ना। तो इसके लिए उनको बोला गया, तो इनको सपोर्ट करने के लिए स्टैनली मिलर सामने है। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे आपको कि कैसे हो रहा है। तो ये देखो, ये स्टैनली मिलर हैं, और ये इनका देखो, ये एक वो स्पार्क देखो दो लगे हैं। ये 5 लीटर वाला फ्लास्क है ये, और ये आप इनका 1 लीटर वाला फ्लास्क। अगर वो वाला जो डायग्राम आपको याद होगा, ऐसा वाला कुछ, ये फिर यहाँ पे ऐसा फ्लास्क लगा रहता है। अभी वो वाला भी हम लोग देखेंगे डायग्राम। यहाँ पे एक फ्लास्क लगा रहता है, वही वाला डायग्राम है। ये डायग्राम नहीं, ये तो पूरा एपरेटस है, सेटअप है उनका रियल वाला, ठीक है। तो जो स्टैनली मिलर थे, इन्होंने अपने टीचर हैरोल्ड यूरे की देखरेख में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था शिकागो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और किस ईयर में किया था? 1953 में। कहीं कहीं पर 1952 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, ठीक है। टू प्रूव दैट अमीनो, क्यों किया था? टू प्रूव दैट अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड लिविंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि पहले जो कंपाउंड बने हैं कॉम्प्लेक्स वाले, उन्होंने ही, क्योंकि प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स बन गया मतलब न्यूक्लिक एसिड बन सकता है। जब वो कंबाइन हो जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने बताया, क्योंकि वो जो पहली बार जो न्यूक्लिक एसिड या जो भी जीन इन बना होगा वो तो लिविंग सिस्टम के बाहर ही बना होगा। तो इन्होंने बताया कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि हम अमीनो एसिड्स को बाहर, लिविंग बॉडी के बाहर सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्रीफ में एक मिलर का एक्सपेरिमेंट दिया है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा मिलर का एक्सपेरिमेंट होगा, पूरा एज इट इज, जैसे आप लोगों ने अभी तक एक्सपेरिमेंट करे होंगे, जैसे आप उनका लिखते हैं, पूरा का पूरा इन्होंने जो पूरा का पूरा जर्नल दिया था, जर्नल में जो उनका एक्सपेरिमेंट छपा था, जो था वो वही मैं आपको पूरा का पूरा उस पर वीडियो बनाऊंगा। पूरा थ्योरी भी वही होगी। यहाँ पर ब्रीफली समझते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, हम लोग को बहुत अच्छे से पता, आप ये हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा, BSc में पढ़ा, MSc में पढ़ा, ठीक है। क्या है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट मिलर ने क्या किया था, 5 लीटर का एक फ्लास्क लिया था, ठीक है। कितना लिया था? 5 लीटर का, ये बड़ा वाला फ्लास्क था। इसमें 2:1:2 के रेशियो में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें ली थी, ठीक है। 2:1:1, 2 लीटर मीथेन, 1 लीटर अमोनिया और 2 लीटर हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। और इसको पूरा एक इसका डायग्राम बता देता हूँ मैं, इधर देखिए, ये है, देखो कि ये है 5 लीटर वाला फ्लास्क, और इसमें जो गैसें हैं ये हैं 2:1:2। तो मीथेन 2 लीटर है, हाइड्रोजन 2 लीटर है, और जो अमोनिया है वो 1 लीटर है, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने 2:1:2 की रेशियो लिया, और यहाँ पर एक ये 1 लीटर वाला फ्लास्क है, इसमें पानी था, और ये लगातार क्या है, बॉईल कर रहा है, ये लगातार बॉईल कर रहा है, ठीक। ये बॉईल कर रहा है इसलिए क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में वाटर तो प्रेजेंट था नहीं प्रिमिटिव अर्थ पर, वहाँ पर वाटर वेपर थी, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। तो क्या था, यहाँ से जो वाटर वेपर बन रही थी, और ये वाटर वेपर ऐसे घूमते हुए यहाँ निकल के जाती थी, एक चीज़। और इसके अंदर जो ये सिस्टम है ना पूरा, ये पूरा वैक्यूम है। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, मतलब एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था। तो एनवायरनमेंट को रिड्यूसिंग करने के लिए इन्होंने इसको वैक्यूम सील कर दिया, वैक्यूम से कनेक्ट कर दिया, जहाँ पर ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। तो अब ये जब ये पानी गर्म हो रहा था तो ये खोल करके ऐसे इधर जाता था, बॉईल होने के बाद वाटर वेपर यहाँ पहुँची, और क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पर एनर्जी यूवी रेडिएशन से, थंडरिंग से, वोल्केनो इरप्शन से, कॉस्मिक रे से मिल रही थी, तो वैसा ही थंडरिंग की तरीके से इनको शॉक देने के लिए क्या, इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। ये इलेक्ट्रोड थे प्लेटिनम के, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के थे। प्लेटिनम के क्यों यूज करे थे, टंगस्टन के क्यों नहीं करे थे, इसकी बात हम लोग सेपरेट वीडियो वहाँ पर करेंगे आराम से खूब,
ठीक है। तो इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा रखे थे प्लेटिनम के, और जब स्पार्क उनका होता था तो एनर्जी रिलीज होती थी। उस एनर्जी रिलीज की वजह से अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर ने आपस में रिएक्शन करी, और वो जो जब वेपराइज होकर के जब कंपाउंड बने वो कहाँ पहुँचे, यहाँ पर है। यहाँ पर एक कंडेंसर लगा था। ये कंडेंसर वाटर वेपर को, क्या जो भी कंपाउंड की वेपर थी उसको ठंडा कर देता था, और वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या था, एक ये टैप था वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी, और इस टैप में जो भी लिक्विड था उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा का पूरा 18 दिन किया था। 18 दिन बाद इन्होंने देखा इसमें कि कुछ रेड डर्टी रेड कलर का इसमें क्या एक सोल्यूशन मिला, ठीक है। अब जब इस सोल्यूशन की जब उन्होंने बायोकेमिकल टेस्ट करे तब क्या हुआ देखो। आफ्टर जब उन्होंने टेस्ट करा तो उनको सबसे जो मेन चीज़ है वो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड्स मिले थे। वो कौन से, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक। हम सब जानते हैं कि जो सबसे सिंपल अमीनो एसिड है वो कौन सा है, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टेट है। शुरुआत के तीनों ही प्राइमरी वैसे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ सबसे मिला। एक और आपको मैं बहुत दिलचस्प बात बता दूं कि जो स्टैनले मिलर ने पता 3 का ही लगा पाए, 3 अमीनो एसिड्स का ही लगा पाए थे, लेकिन उसमें 18 अमीनो एसिड प्रेजेंट थे। एक्चुअली क्या था, उस समय उतनी टेक्निक नहीं थी कि पता किया जा सके, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट फिर से करा गया, और अब हमारे 2007 तक इतनी टेक्निक डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो जब उनके दोहराया गया, रिपीट करा गया, तो उसमें 18 अमीनो एसिड्स का पता लगा कि उसमें 18 अमीनो एसिड्स बने थे, ठीक है। इसके देखो अमीनो एसिड्स के अलावा फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक और सक्सीनिक एसिड भी बने थे। और जो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पेंटोज बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है। क्यों? क्योंकि डीएनए में भी पेंटोज शुगर होती है और आरएनए में भी पेंटोज शुगर ही होती है, तो इसलिए पेंटोज शुगर बनी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बनी, ठीक है। और हेक्सोज एल्डिहाइड कीटोन, अच्छा पता है आपको इसका भी एक ड्रॉबैक था, स्टैनले मिलर का भी एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि भाई अमीनो एसिड तो बन गए, लेकिन अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनेगी, इनके में पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि 18 दिन फिर और कई हफ्ते तक कराया गया कि अब बन जाए, शायद प्रोटीन बन जाए, अब बन जाए, लेकिन प्रोटीन नहीं बन रही थी। तो इनका बस ड्राबैक यही था कि इनके एक्सपेरिमेंट में क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा था। एक्चुअली गलती इनकी थी। गलती क्या थी हम उसको डिस्कस करेंगे, जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ गलती थी। बाद में इनको जब इनके रिवाइज किया गया इनके उसको, तो जो फॉक्स थे, सिडनी फॉक्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया, बस एक चीज़ ऐड करी और पूरा का पूरा उन्होंने पॉलीमराइजेशन हो गया था। बात करेंगे सेपरेट वाले वीडियो में। खैर आप देखिए कि ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये सभी स्टेज जो 8 स्टेज हैं, 8 स्टेजों को बताता है, ठीक है। देखो थंडरिंग से एनर्जी मिलेगी, लाइटनिंग से, रेडिएशन से, कॉस्मिक रेज, यूवी रेड, इन सबसे मिलेगी, वोल्केनिक इरप्शन से मिलेगी। सबसे पहले मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्टेज से मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। फिर जो सिंपल कंपाउंड्स बने, सिंपल कंपाउंड्स ने ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने क्या किया, बाद में जा करके क्या बनाया, डीएनए, आरएनए, ये सब बनाए। और ये क्या, यही तो लिविंग सिस्टम है एक तरीके से। लिविंग सिस्टम में अगर डीएनए है या आरएनए है, अगर वो वायरस है, नेक्ड जीन्स है, तो वायरस के तरीके बिहेव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, प्रियॉन्स के तरीके बिहेव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि नहीं, विरुसाइड की तरह कर सकता है, तो ठीक है, तो बन सकता है। लिविंग बींग्स मतलब यूनिट बन रही है, ठीक है। जब ये इन सब का फॉर्मेशन हो गया, इन सभी कंपाउंड्स का, तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया, सेल बन गई, और सेल में क्या होगा, हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा, ठीक है। समझ में आई बात। अभी इस डायग्राम को फिर से लेंगे, क्योंकि इसको जब पूरा ओवरऑल हो जाएगा तब इस डायग्राम को लेंगे, ताकि आपको फिर से समझा सकूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो अभी हमने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे। अब ये सिंपल वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये अब क्या बनाएंगे, अब ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हम जानते हैं कि सिंपल वालों से ही कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती हैं। अच्छा ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं किससे, पॉलीमराइजेशन से और कंडेंसेशन से, ठीक है। दो ही उस समय रास्ते थे, या तो उनका सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स का या तो पॉलीमराइजेशन हो या फिर उनका कंडेंसेशन हो, क्योंकि यही दो मेथड है जिनसे सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म
कर सकते हैं। तो यही दो रास्ते थे उनके पास, इसके अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं था। ठीक, तो क्या था कि जो पॉलीपेप्टाइड्स थे, प्रोटीन थी, पॉलीसेकेराइड, फैट, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो बने थे। ठीक, तो देखो जो पॉलीपेप्टाइड्स थे ये अमीनो एसिड से मिलकर के बने। अमीनो एसिड, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ गए तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, और ये जब पॉलीपेप्टाइड चेन जब जुड़ गए तब क्या बनी, हमारी प्रोटीन बनी। जो पेंटोज, हेक्सोज, राइबोज, ये जो शुगर्स थी या कार्बोहाइड्रेट थी, ये जब आपस में कंडेंस्ड हो गए या पॉलीमराइज हो गए, जिन्होंने पॉलीमराइज होकर के पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन किया। फैटी एसिड ने फैट एंड लिपिड का फॉर्मेशन किया, जो जिन्होंने बाद में आगे चल करके लेयर बनाई होगी सेल की। ठीक है, और प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स या नाइट्रोजनस बेसिस ने आगे चल करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाया। न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना होगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हमारे जीन मतलब हमारा न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो आरएनए या डीएनए दोनों में से कुछ ना कुछ बन गया होगा। ठीक है, देखो क्या था कि हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि ओशियन का फॉर्मेशन हो चुका था। जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो कहाँ आकर के एग्रीगेट हुए थे, वो आकर के ओशियन में हुए थे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये भी वहीं पर आकर के इकट्ठा हुए, कलेक्ट हुए, और इस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन चालू हुआ या केमिकल इवोल्यूशन हुआ। तो देखो केमिकल इवोल्यूशन इसलिए बोला है इसको क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा सारा केमिकल का ही तो है, जो भी लोचा चल रहा सारा का सारा अभी तक हमने देखा सारा केमिकल लोचा ही चल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, केमिकल इवोल्यूशन। हेल्डेन ने ऐसे ओशियन के बॉइलिंग वाटर, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी लाइफ के लिए सुटेबल तो था नहीं, तो क्या हुआ, हेल्डेन ने वो जो ओशियन का वाटर था वो बॉयल होता रहता था, तो हेल्डेन ने उसको क्या प्रीबायोटिक सूप, प्री मतलब पहले, बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग, तो लिविंग बीइंग से जो पहले का जो सूप है, जिसने बायो मतलब जिसने लाइफ को बनाया, ऐसा जो सूप है लिक्विड है उसको बोला प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप, उन्होंने इसको बोला। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब हम आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स क्या है। देखो, तो जो प्रोटो वर्ड है, प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट, और बायोन्ट का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, या लाइफ। तो जो फर्स्ट लाइफ है वो कैसे आए, ठीक, तो देखते हैं कैसे आए। देखो, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और तुम्हारे थे पॉलीसैकेराइड्स थे, लिपिड्स, फैट और अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सारे थे। इन्होंने कलेक्ट होकर के क्या बनाया, न्यूक्लिक एसिड बनाया। इन्होंने कलेक्ट होकर के न्यूक्लिक एसिड बनाया। ठीक, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स या जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे ये प्रिमिटिव ओशन में लगातार एक दूसरे से ऊपर एग्रीगेट होते रहे और एक कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना ली। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड थे, इसलिए ये थोड़ा सा उससे सेपरेट हो गए, और ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, प्रोटोबायोन्ट्स बोला गया। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स बोला गया। अच्छा, ये जो प्रोटोबायोन्ट्स थे ये क्या थे, ये एक तरीके से सेल के तरीके बिहेव करते थे। ऐसी सेल जो कि अपने आसपास के मॉलिक्यूल से, अपने आसपास की जो सब्सटेंस है उसी से मिलकर के बनती थी, और अपने एनवायरनमेंट को मतलब अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल इंटरनल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकती थी, पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, मतलब अपना नंबर बढ़ा नहीं सकती थी। ठीक है, ऐसे थे ये प्रोटोबायोन्ट्स। इनको प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो प्रोटोबायोन्ट्स हैं इनके दो मॉडल दिए गए हैं। एक मॉडल दिया गया कोसरवेट्स और एक दिया गया माइक्रोस्फीयर। ठीक है, कोसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर एंड ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअलिटी विदाउट लिपिड कवरिंग। एक्चुअली क्या था, ये जो प्रोटोबायोन्ट्स थे, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई आउटर लिपिड बायोलिपिड लेयर की कोई कवरिंग थी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इंडिविजुअलिटी आ गई थी। इंडिविजुअलिटी ऐसे आ गई थी कि अपने ये खुद को मेंटेन कर सकते थे, खुद को बना सकते थे, खुद को ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी आ गई थी। तो इनके जो प्रोटोबायोन्ट के दो ही मॉडल हैं, एक है कोएसरवेट मॉडल जो कि ओपेरिन ने दिया था, और दूसरा है माइक्रोस्फीयर मॉडल जो कि तुम्हारा दिया था किसने, सिडनी वॉल्टर फॉक्स ने। और माइक्रोस्फीयर मॉडल को प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके दोनों मॉडल देख लेते हैं। ये पहला है, ये एक माइक्रोस्फीयर है। अभी देखते हैं माइक्रोस्फीयर क्या। देखो 1957 में क्या हुआ कि जो सिडनी वॉल्टर फॉक्स थे उन्होंने लैब में क्या किया कि
उन्होंने एमिनो एसिड लिए, ठीक है, उनके ड्राई मिक्सचर को 90 डिग्री सेल्सियस पर और कहीं कहीं पर 130 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया, उसको उन्होंने बहुत गर्म किया कई दिनों तक, ठीक है, और कई कंपाउंड्स लिए थे उन्होंने उसमें, तो उनको एक ऐसी कोलाइडल प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर उनको ऑब्टेन हुई, ठीक है, जिनको उन्होंने क्या बोला, प्रोटीनॉइड बोला। और इन प्रोटीनॉइड को ही उन्होंने देखा कि जब वो गर्म पानी में रखी गई तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारी ईस्ट लाइक, ये गोल गोल छोटी ईस्ट की सेल देखी होगी, ठीक है, छोटी छोटी ईस्ट लाइक सेल टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देने लगी जो कि डिवाइड हो सकती थी, ठीक है, जो कि डिवाइड होकर के मतलब वो रिप्रोडक्शन भी कर रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो स्ट्रक्चर रखी उसको उन्होंने माइक्रोस्फीयर बोला, ठीक है। अब जो दूसरा मॉडल है हमारा, वो मॉडल है हमारा कोएसरवेट मॉडल, ठीक है। कोएसरवेट मॉडल ये बोलता है, ये कोएसरवेट्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं स्लाइड्स का है, ये ओपेरिन ने बनाया था, इन्होंने लैब में इसको आर्टिफिशियली बनाया भी था। इन्होंने इसमें बताया कि जो ओशियन था तो वहाँ पर क्या था, डिफरेंट अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली जो कोलाइडल ड्रॉपलेट्स थी वो पास पास आई और आ करके उन्होंने माइक्रोस्फीयर से बड़े बड़े क्या कोलाइडल सिस्टम बनाए, और जो बड़े बड़े कोलाइडल सिस्टम थे जिनमें इंडिविजुअलिटी थी उन्हीं को उन्होंने क्या बोला, कोएसरवेट्स बोला। जो कोएसरवेट शब्द है ये लैटिन के कोसरवेटस शब्द एक वर्ड उससे आया है, जिसका मतलब होता है बंची ग्रुप, मतलब बड़ा सा कोई ग्रुप किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये बंची ग्रुप इसलिए बोला क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप्स का या कोलाइडल ड्रॉपलेट्स का ये बंच होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, कोएसरवेट्स बोला गया। इन्होंने क्या किया, took a solution of carbohydrate and large protein, the solution was shaken, it caused separation of कोएसरवेट्स, ठीक है। इन्होंने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मॉलिक्यूल से क्या कोएसरवेट्स ऑब्टेन करे थे, ठीक है। और इन्होंने देखा जो कोएसरवेट्स थे ये ग्रोथ कर रहे थे और मेटाबॉलिज्म भी इनमें हो रहा था, मतलब लिविंग बीइंग, मतलब सेल वाली स्ट्रक्चर आ गई, देखो थोड़ा बहुत सेल के जैसा स्ट्रक्चर आ गया, फंक्शन भी होने लगा, मेटाबॉलिज्म होने लगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इनके बाहर या इन पर आउटर कवरिंग, किसी भी मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग नहीं थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया कि यही जो हमारी प्रेजेंट टाइम की सेल है उसकी जो प्रिकर्सर सेल है वो यही रही, कौन रही, प्रोटोबायंट्स जो को मतलब प्रिकर्सर सेल है ना, प्रिकर्सर का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने वाला, ठीक है। तो प्रिकर्सर सेल कोएसरवेट्स ही हैं, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक। इसमें भी जो कंट्रोवर्सी हमने बताया था कि ओपेरिन के भी बारे में भी कंट्रोवर्सी, तो वो कंट्रोवर्सी यहाँ पर आती है कोएसरवेट्स और इसमें। तो एक्चुअली क्या है कि ये कोएसरवेट्स बोलते हैं तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि माइक्रोस्फीयर, खैर ये तो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। कंट्रोवर्शियल जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये है कि जब अभी हम आगे देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूबायोन्ट्स तो इसमें देखेंगे कंट्रोवर्सी क्या है। अभी हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी की भी, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो यू वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और बायोन्ट्स का मतलब होता है लाइफ। तो इसमें क्या है, पहले ट्रू लाइफ लाइक सिस्टम आए जिनमें ऐसा लगा कि हाँ लाइफ है। क्वेश्चन उसको लैब में भी बनाए जा सकते थे तो इनको नहीं लगा कि इनमें ट्रूली लाइफ है, लेकिन ये ऐसे थे कि जिनमें लगा कि हाँ ट्रूली लाइफ फाउंड हो सकती है। तो देखो क्या हुआ कि इस स्टेप में जीन्स बने, वायरसेस बने और ऑटो कैटालिटिक सिस्टम मतलब जो खुद को कैटालाइज कर सकते हो, खुद को रेप्लिकेट कर सकते हो, ऐसे सिस्टम बने, ठीक। तो देखो फिर क्या हुआ कि ये जो ईओबायोन्ट्स जो है या जो इसको प्रीमोर्डियल लाइफ भी बोलते हैं, ये जो प्रीमोर्डियल लाइफ है ये 3.7 बिलियन ईयर अगो पहले आया था, मतलब ये प्री कैम्ब्रियन एरा के आसपास का रहा था, ठीक है। अब समझ, क्योंकि हम जानते हैं कि प्री कैम्ब्रियन एरा से के आसपास लाइफ मिली है, ठीक है, तो उसके तभी वहाँ से स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है। तो देखो जो आरएनए, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि जो फर्स्ट ऑटो कैटालिटिक सिस्टम था या जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था या जो फर्स्ट जीन जिसमें था, ठीक है, वो क्या था, आरएनए मॉलिक्यूल था। क्यों, क्योंकि आरएनए की स्ट्रक्चर डीएनए से सिंपल है एक चीज़, और जो आरएनए है एक स्पेशल टाइप का आरएनए जिसका नाम होता है राइबोजाइम जिसको सेक ने डिस्कवर करा था। उन्होंने बताया था कि जो राइबोजाइम है वो एक ऐसा आरएनए है जो कि
एज ए जेनेटिक मटेरियल तो बिहेव करता है, एज वेल एज वो कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करता है। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो पहला जेनेटिक मटेरियल रहा होगा वो राइबोजाइम के तरीके का ही कोई आरएनए रहा होगा, ठीक है, मतलब जीन्स का फॉर्मेशन हो गया था। और उन्होंने बताया कि तो इस तरीके से जो आरएनए था जो कि खुद अपना रेप्लिकेशन कर सकता था, कैटालाइज कर सकता था, तो ये तो एक तरीके के नेक्ड जीन्स हो गए। और नेक्ड जीन्स मतलब वायरस की तरह के बिहेव कर सकता था। तो इसीलिए वायरस को बोला गया कि वायरस का ओरिजिन हुआ। और यही रीजन है कि आज तक वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स मानते। क्यों? क्योंकि उस वो करेक्टर भी शो करता है जो नॉन लिविंग के हैं, और जो वो करेक्टर भी शो करता है जो लिविंग के भी हैं। तो जो लिविंग करेक्टर है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? राइबोजाइम या आरएनए है, ठीक है। तो इसी तरीके से माना जाता है कि आरएनए वर्ड रहा होगा जो पहले वाला रहा होगा, जो पहला वर्ड रहा होगा। वर्ड का मतलब यहाँ पर जो पहले जो बने होंगे, सबसे पहले लाइफ आई होगी, तो वो उनमें जो न्यूक्लिक एसिड या जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल रहा होगा वो आरएनए रहा होगा। तो इससे के लिए एक वर्ड यूज किया था, आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कि वॉल्टर गिलबर्ट ने दी थी, ठीक है। तो उनको क्या पूरा का पूरा ये वॉल्टर गिलबर्ट ने इनका नाम दिया था। और जो अलेक्जेंडर रिच थे उन्होंने इसको इस आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। इस पर मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर नहीं उतना दे रहा हूँ, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस पे पूरा अलग से वीडियो होगा, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वो बनाया गया, ठीक। तो लेकिन देखो जो कंट्रोवर्सी ये थी कि एच.जे. मुलर, ऑर्गल और होरोविट्ज ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे जिनका ये मानना था कि जो ओशियन वहाँ पर ये सब इतनी स्टेप नहीं, सीधे के सीधे क्या नेक्ड जीन्स बन गए। नेक्ड जीन्स मतलब सीधे के सीधे वायरस बन गए हैं। जबकि ओपेरियन का मानना है कि सीधे सीधे वायरस नहीं बने, स्टेप बाइज, एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर सिंपल इनऑर्गेनिक, फिर सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, फिर ऐसा आया है। वही इनका मानना है स्टेप बाइज हुआ है, जबकि वो लोग मानते हैं कि डायरेक्ट ही नेक्ड जीन्स बन गए हैं। और उन डायरेक्ट नेक्ड जीन्स जो बने हैं वायरस लाइक स्ट्रक्चर, उन्हीं से बाद में म्यूटेशन हुआ तो बैक्टीरिया बना, फिर उनमें म्यूटेशन, तो ऐसा ऐसा होते हुए हम लोग बने हैं। ये कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पूरा। तो वहाँ पर देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है कंट्रोवर्सी भी इसकी, सब कुछ अलग से। थोड़ा सा जो हिंट देना था वो मैंने यहाँ पर दे दिया, जिससे जो सफिशिएंट है इतना आपके लिए, इतना सफिशिएंट है। अगर आपको अलग से जानना है तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं। अब ओरिजिन ऑफ इयोबायंट्स में थोड़ा सा देखते हैं कि आखिरकार जो पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो देखो हम लोगों ने बात कर ली कि 3.5 to 3.7 बिलियन ईयर अगो आए थे, ठीक है। जो पहला ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं पहले, ठीक है, पहले ऑक्सीजन तो थी नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से क्या था कि वहाँ पर जो भी रहा होगा सब सिस्टम वो कैसा रहा होगा? एनारोबिक, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म रहा होगा वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करता होगा, तो वो कैसा रहा होगा? एनएरोबिक रहा होगा। हेट्रोट्रॉपिक, क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बना था, ऑक्सीजन नहीं था, तो अपना फूड खुद बना नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक था नेचर में। और प्रोबेबली वो क्या रहा होगा? कीमो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करता होगा। क्यों? क्योंकि जो ओशियन था वहाँ पर चारों तरफ आसपास क्या प्रेजेंट था? सारा का सारा केमिकल्स ही तो थे, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ठीक। अभी देखते हैं फर्स्ट लिविंग बीइंग्स वर पक्का ही प्रोकैरियोट की तरीके रहा होगा। बैक्टीरिया सिंगल सेल रहा होगा, मेम्ब्रेन बन गई होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन होती है। और नेक्ड डीएनए होगा, जैसे कि बैक्टीरिया में मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड भी बोलते हैं। जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा? कीमो हेट्रोट्रॉफ रहा होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन एनारोबिक रहा होगा। और ये कंफर्म इसलिए हो जाता है कि बैक्टीरिया रहा होगा क्योंकि 3.5 बिलियन ईयर पुराना ईओ बैक्टीरियम आइसोलेटम, जो कि उड़ीसा से इसका जो मिला था, ठीक है, उड़ीसा से जो इसका फॉसिल्स मिला था उससे प्रूफ होता है। क्योंकि 3.5 बिलियन ईयर अगो वो जो मिला है फॉसिल्स वो एक बैक्टीरिया का ही है, जिसका नाम ये है ईओ बैक्टीरियम आइसोलेटम, ठीक है। और माना जाता है कि ये बैक्टीरिया में कैसे किसी ना किसी तरीके से म्यूटेशन हुआ होगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गा बने होंगे, और जिन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन चालू किया होगा फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है। जो कि
एरोबिक रेस्पिरेशन 2.7 मिलियन ईयर को चालू हुई होगी। तो इसकी बात हम नेक्स्ट आगे करेंगे। ठीक, तो ये एक ऐसा ही डायग्राम है, ये कोरल रीफ का डायग्राम है ओशियन के अंदर का। ठीक है, कि किस तरीके से लैब का फॉर्मेशन अंदर रहते हैं, उसका फ्लोरा दिखाया गया, फ्लोरा फोना। ठीक है, अब देखेंगे ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफिक लाइफ। क्योंकि भाई देखो प्रोकैरियोट्स बन चुके हैं हेटेरोट्रॉफ से, तो ऑक्सीजन अगर आनी है तो हमें ऑटोट्रॉफिक बनना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक बनेंगे तभी तो ऑक्सीजन ला पाएंगे। तो इसलिए अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो ही पॉइंट हैं। एक तो ये है कि आप कीमो ऑटोट्रॉफ हो या फोटो ऑटोट्रॉफ हो, मतलब या तो आप कीमो सिंथेसिस करें या आप फोटो सिंथेसिस करें। ठीक है, देखो जो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने मतलब फोटोसिंथेसिस करी और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में फ्री करी। और जो फ्री एनवायरनमेंट जब फ्री करी तो जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था वो धीरे धीरे किस में चेंज हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में चेंज हो गया। और इस तरीके से क्योंकि ब्लू ग्रीन का लगातार कर करके क्या किया, पूरा का पूरा ऑक्सीजन छोड़ डाला, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन हो जाने की वजह से एकदम से जो ये एकदम से बहुत सारा क्वांटिटी में जो चेंज आया, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो, मीथेन और अमोनिया गायब हो। क्यों गायब हो गए अभी हम बताते हैं। क्योंकि जो ऑक्सीजन था इसने इसके साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लिया, पानी बना लिया। यहाँ पर नाइट्रोजन को कर दिया फ्री और इसके साथ वाटर बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये यही रीजन है कि इस समय हमारे एनवायरनमेंट में अमोनिया और मीथेन गैस नहीं मिलती हैं। ठीक है, और ये प्रूफ ऐसे हो जाता है कि जो फर्स्ट ऑटोट्रॉफ थे वो ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया थे। ये ऐसे प्रूफ होता है कि उड़ीसा से ही, कैसियो रीजन की उड़ीसा 3.2 बिलियन ईयर पुराने आर्की स्फीरॉइड बार्बिनोटोइसिस के जो फॉसिल्स मिले हैं ना, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, तो पहले जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रहे होंगे वो ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया ही रहे होंगे। ठीक, अब देखो, अब हम पहले भी इसकी फोटो डाल चुके हैं, फिर से इसमें लगाई है हमने कि ये क्या है, स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं जो कि सार्क बे ऑफ ऑस्ट्रेलिया वहाँ से थे। ठीक है, ये जो थे ये किसके बने थे, ये भी बने किसके थे, साइनोबैक्टीरिया के थे, जो कि आर्कियन पीरियड के जो रॉक्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स मिले उनसे सिमिलर थे। ठीक है, तो ये वही है। और ये भी कहा जाता है कि यही जब इसका हम सेक्शन काटते हैं तो इसमें पूरा का पूरा लिविंग सेल्स का स्ट्रक्चर मिलती है। ऐसा नहीं है पत्थर नहीं है, ये सारा उन्हीं के डिपोजिशन से बनी हुई रॉक है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशन क्या। देखो, जब ब्लू ग्रीन एल्गा ने फोटोसिंथेसिस किया तो उसके थ्रू क्या हुआ, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में लिबरेट हुई। ऑक्सीजन के लिबरेशन से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर तो पहले उससे रिड्यूसिंग से उसमें चेंज होने लगा धीरे धीरे। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग में मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की जगह अब किसको प्रमोशन मिलने लगा, बॉन्ड ब्रेकिंग को। मतलब अब एबायोजेनेसिस खत्म। एबायोजेनेसिस क्यों खत्म, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेकिंग आ गई तो नए बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो एटम से मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल से मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनना बंद। सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनना बंद मतलब लिविंग बींग्स के जो कंपोनेंट्स थे उनका बनना बंद हो गया। जब लिविंग बींग्स के कंपोनेंट्स का बनना बंद हो गया तो क्या हुआ कि एबायोजेनेसिस भी रुक गई, गॉट ओवर। समझ में आई बात, मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखो, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, लिविंग कंपोनेंट नहीं बन पाए, उसकी वजह से एबायोजेनेसिस रुक गए। ठीक है, ऑक्सीजन ने मीथेन इनके साथ में रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, और वॉट ऑक्सीजन की वजह से फिर क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन ने रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई और ओजोन का फॉर्मेशन कर लिया, जिससे क्या हुआ, यूवी रेडिएशन नीचे आना बंद हो गया। मतलब म्यूटेशन होना भी थोड़ा सा कम हुआ। अभी क्योंकि शुरुआत में कोई 30 किलोमीटर थोड़ी ना बन गई होगी, 11 से 15 किलोमीटर जितनी भी शुरुआत में बनी थी, वैसे 11 से 13 बनी थी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो 11 से 13 किलोमीटर जो मोटी लेयर है एक बार में नहीं बन गई होगी, धीरे धीरे बनी होगी। तो क्या हुआ कि पहले थोड़ा बहुत प्रिवेंशन हुआ होगा यूवी रेडिएशन के आने में, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद नहीं हुई होगी। ठीक, तो अब थोड़े से चांसेस जो अपने आप रिएक्शन होती रहती थी वो उनके भी कम हो गए। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक, तो देखो जो यूकैरियोटिक सेल है वो आई थी कब, 2.7 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, और इसमें यहीं पर आई थी इसलिए क्योंकि अब जो एनवायरनमेंट था वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सुटेबल हो चुका था। क्यों, क्योंकि अब एनवायरनमेंट में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। ठीक, तो
प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, अपने आप को एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अडेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 20 टाइम ज़्यादा एनर्जी मिलती थी एनारोबिक रेस्पिरेशन के। एनारोबिक में मान लो 2 कैलोरी मिल रही है एनर्जी, तो इसमें कितनी मिलेगी? 20 या 22 मिलेगी किलो कैलोरीज में एनर्जी मिलती थी। तो क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये एक अच्छा एडेप्टेशन था, तो इन्होंने अपने आप को उसी के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन मोड के लिए अडेप्ट कर लिया, और इस तरीके से प्रोकैरियोट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हुआ कुछ में, और कुछ में अब आज भी एनारोबिक पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये फायदेमंद था तो उन्होंने एरोबिक मोड को ही अपना लिया, एक चीज़। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इसमें न्यूक्लियस किसी वजह से म्यूटेशन हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो बहुत ही, वो जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं रह सका आज तक, उसकी बात हम आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में करेंगे, जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल था वो स्टेबल नहीं था, वो लगातार म्यूटेट करता रहता था। ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड था, और भी उसके बहुत सारे रीजन थे कि वो स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से, ठीक, जैसे यूरासिल के पाया जाना उसमें था। ठीक है, तो इसकी वजह से उसमें म्यूटेशन होता रहता था। म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया जो अदर सेल ऑर्गेनेल हैं उनका फॉर्मेशन हुआ होगा, और इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल किस में चेंज हो गई, यूकैरियोटिक सेल्स में। और 2.0 या 2 बिलियन ईयर अगो पहले फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल की अपीयरेंस हुई। ठीक, तो इस तरीके से आया। अभी हम आगे देखते हैं इसमें, और कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो म्यूटेशन से भी हो सकती है। ऐसा रॉफ एंड मैलर साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि प्रोकैरियोट थे उनमें डायरेक्ट म्यूटेशन हुआ, इतना कोई स्टेप नहीं हुआ, सीधे के सीधा वो प्रो से यूकैरियोटिक में चेंज हो गए। इसके लिए 2 थ्योरी हैं, एक एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी और एक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। दोनों की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एंडोसिम्बायोसिस खुद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, ये एंडोसिम्बायोसिस का ही डायग्राम बना, इसमें एक ऑर्गेनिज्म और एक ये ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दूसरी सेल घुस गई। तो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी ये बोलती है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया है जो किसी दूसरे, या 2 बैक्टीरिया, 2 से ज़्यादा बैक्टीरिया पार्टिकुलर एसोसिएशन, सिम्बायोसिस का मतलब जब दोनों म्यूचुअली, दोनों एक दूसरे को फायदा हो, तो दोनों एक दूसरे के फंक्शन में, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करते थे, और बाद में वो एक दूसरे के अंदर घुस गए, और क्या हुआ, अब एक नई जो सेल बन गई, उससे क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल बन गई। जैसे कि आज भी हम क्लोरोप्लास्ट को, न्यूक्लियस को और माइटोकॉन्ड्रिया को एक बैक्टीरिया मानते हैं। तो वो जो बोलती, वो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी बोलती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस पहले कोई बैक्टीरिया रहे होंगे, और जिनमें एसोसिएशन हो गया, तीनों आपस में साथ में रहने लगे, और जो सेल बनी उसको बोल दिया गया यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ऐसे मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी जो बोलती है कि बाहर से किसी को अंदर ले लिया गया है। ठीक है, तो ये बोलती है। अब देखो, जो यहाँ से हमारी ओपेरिन की थ्योरी खत्म। ठीक है, 8 के 8 पॉइंट हमारे हो गए। ठीक है, हमने एटम से मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है, एटॉमिक स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज, सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, प्रोटोबायोन्ट्स, यूबायोन्ट्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स, यूबायोन्ट्स वाली स्टेज ही प्रोकैरियोटिक सेल की है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूबायोन्ट्स मतलब तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल ही है, और प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल तो बन गई। जब यूकैरियोटिक सेल बन गई तो मतलब क्या हुआ, लाइफ हमारी आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्या ओपेरिन की थ्योरी खत्म। ठीक है, लेकिन हम अभी इसको खत्म नहीं करते हैं। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग खत्म, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और जानना है ये कि यूकैरियोटिक सेल तो बन गए, लेकिन मल्टी सेलुलर लाइफ कैसे बनी। ठीक है, मल्टी सेलुलर लाइफ इसलिए बनी तो फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वर कॉलोनीज कलेक्शन ऑफ ऑटो मोस्टली रेप्लिकेटिंग सेल्स। मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी ही रहने चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल्स लीड, क्योंकि पर्टिकुलर हर डिवीजन का अपना, हर सेल का अपना अपना काम का डिवीजन कर दिया गया था, जिसकी वजह से टिश्यू बने होंगे, फिर टिश्यू से वो ऑर्गन्स में, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में, और इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी बन गई, मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओपेरिन की थ्योरी का बना है, पूरा का पूरा डायग्राम कि क्या कैसे हुआ होगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और हाँ, सबसे थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। जो लीडरबर्ग साइंटिस्ट थे, जोशुआ लीडरबर्ग, उन्होंने इस लाइफ की 3 स्टेज में डिवाइड करा है।
इस लाइफ के ओरिजिन को, कीमोजेनी, बायोजेनी एंड कॉग्नोजेनी। कीमोजेनी में केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, एटॉमिक स्टेट से लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तक। बायोजेनी में प्रोटोबायोन्ट से लेकर के तुम्हारा प्रोकैरियोट्स तक, ठीक है। और फिर कॉग्नोजेनी में प्रोटोबायोन्ट से लेकर के से आज तक जो डेवलप जो हो चलता चला आ रहा है उसको क्या बोला उन्होंने, कॉग्नोजेनी बोला है, ठीक है। इतना था ओपेरिन ऑफ लाइफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना ही था हमारा, इतना एकदम सिंपल सा, इजी सा था। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की, फिर इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी की और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी की। और साथ जब आरएनए वर्ल्ड की बात करेंगे तभी हम इसकी कंट्रोवर्सी भी देख लेंगे, ठीक है।